अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े सियासी तूफान की जद में है। पूरे मुल्क में एक गुबार छाया हुआ है। आज कुछ लोगों के लिए हीरो इमरान खान है, कुछ के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ के लिए मरियम नवाज साहिबा और कुछ के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। कल जब ये गर्द छटेगा तो फिर अंदाजा होगा कि किसने किसका कितना नुकसान किया और इस तमाम अमल के दौरान अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के दौरान इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा। इमरान खान साहब बिलाशुबा एक पॉपुलर लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में लोग आपको सड़कों पर, गलियों पर, चौकों चौराहों में नजर आते हैं, लेकिन कोई भी सियासी तहरीक जब उसमें तशद्दुद का अंसर आ जाए तो वो उस सियासी तहरीक और उसके मकासद को दागदार कर जाती है। ये बात तय है कि कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी दलील इस बात का जवाज नहीं हो सकती जो कुछ हमने 9 मई को मनाजिर देखे। पाकिस्तान की फौज के जो अहम इमारतें हैं, तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया। जो मनाजिर हमने पेशावर में देखे, जो मनाजिर हमने रावलपिंडी GHQ के बाहर देखे, जो कुछ कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई सियासी जमात किसी भी दलील के तहत कि हमारे लीडर को क्योंकि फलां फलां जुल्म सहना पड़ा तो फिर उसका जवाब ये होगा, ये कोई दलील नहीं है। इस मुल्क में एक आइन मौजूद है, एक कानून मौजूद है जिसकी पासदारी तब सब पर लाजिम है और खास तौर पर वो जमात जो कि इंसाफ के नाम पर बनाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आखिर क्यों हमें बबांगे दोहल अलल एलानिया इस बात का प्रचार करते हुए इस वक्त नजर नहीं आ रही कि अपने हाथ में कानून को लेने से गुरेज करें। कॉल यही दी जा रही है कि पुरअमन एहतजाज करें। एहतजाज जो है वो पुरअमन रहा नहीं। गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ उसका जवाब जाहिर है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना होगा। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रद्द अमल इस पर सामने आया। ये कहा गया कि ये दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में 9 मई का दिन एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ये कहा गया कि जो एलामिया जो जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि नैब ने जो है वो कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को हिरासत में लिया, लेकिन इसके जवाब में मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तरीके से उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया। कोई भी शख्स जिसने कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान की किसी जमात से, किसी इदारे से, किसी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स हो, उसका किसी से भी ताल्लुक हो। कानून हाथ में लेने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन अहम सवाल यह है और बड़ा सवाल यह है कि जब यह गर्द छटेगी तो बहुत सारे लोग तारीख में, इस मुल्क में, इस दौर को याद करते हुए यह सवाल जरूर उठाएंगे कि 9 मई की नौबत शायद इस वजह से आई क्योंकि हुकूमत वक्त समझती थी कि इलेक्शंस करवाए गए तो फलां जमात जीत जाएगी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आपको अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शेख रुहेल असगर मौजूद है, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर बहरामन तंगी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब वो स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ देर के बाद हमें हमारे जो पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं फरीदुल्लाह, उनसे भी हम ब्रीफली पूछेंगे इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है। लेकिन आगाज़ में मैं जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो करूँगा शेख रुहेल असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो जिस तरह से तशद्दुद में तब्दील हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये सवाल तो जाहिर है कि हम तहरीक इंसाफ से करेंगे। जो मुस्लिम लीग नवाज से सवाल करने वाला है वो ये कि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये सब कुछ बस सिर्फ इलेक्शन जो है वो वक्त पर ना करवाने के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल पे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी भी घर में अगर किसी जैसी भी ग्रूमिंग की जाएगी ना बच्चों की, वो उसी तरह निकलेंगे जैसा उनको सिखाया जाएगा। ये जो वाकयात हुए हैं ये एक लम्हा फिक्री है। आपने सोसाइटी में
क्या 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 किया है आपने, सोसाइटी का हाल और हुलिया बिगाड़ दिया कि अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये थोड़े अरसे के बाद आपको समझ आएगी। तो ये जो कुछ किया कल, उसमें अफवाज पाकिस्तान का क्या ताल्लुक था, या कोर कमांडर लाहौर का क्या ताल्लुक था, या GSU का क्या ताल्लुक था? आपको असल इसकी गहराई में जाके देखना होगा ना, आप चाहते क्या? जिस तरह आज मैं समझ रहा हूं कि जो कुछ मीडिया में आ रहा था, जो सोशल मीडिया में आ रहा था, जो लोग वीलॉग कर रहे थे, जो कुछ कहा जा रहा था, इसका मतलब हर वो बिल्कुल दुरुस्त था। क्योंकि उसमें देखिए, अभी तो चंद दिन हुए, चंद महीने हुए हैं, आसिम मनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको चार्ज पाए। अभी तो अपने फौज का मोरल अप कर रहे हैं, जिस तरह के पिछले दौर में उसका आपने जो हुलिया बिगाड़ दिया था फौज का, उसको आराम आहिस्ता आहिस्ता सर फेंक के अपना काम कर रहे थे। और एकदम आपने ये जो कुछ किया है, ये आपने किसको दिखाने के लिए किया है, किसको खुश करने के लिए किया है? उन फोर्सेस को जो पाकिस्तान की अजली अपनी दुश्मन है। आपने तो अपनी हंसी खुद उड़ाई है, आपने अपना मजाक खुद उड़ाया। ये कतई तौर पर नहीं है कि मतलब आपने इलेक्शन कर लो तो आप तशद्दुद वाकयात में। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मैं आपके सामने दो सवाल रखता हूं। जिस वक्त आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, तो उस वक्त क्या हालात थे, इतना तशद्दुद हालात किए जा रहे थे, लोग आज खुद उससे कर रहे थे। तो आपको याद है कि एक बड़ा एक लफ्ज जो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के अवाम के सुकून को मद्देनजर रखते हुए कहा था, ठप्पे पाकिस्तान। लेकिन सर फिर हमने आपके दौर में ये भी तो देखा ना, जावेद लतीफ साहब ने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान ठप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। वो कौन है? वो कौन है? मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो कुछ यहाँ पे अल्फाज अदा करूं वो मेरी जाती राय है, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूं। मैं कोई मुस्लिम लीग नून का उन लोगों में से नहीं है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुमाइंदगी करते हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो उनकी अथेंटिक होती है। मेरे अपने अल्फाज होंगे, मेरी अपनी राय होगी। इसमें किसी की भी राय हो सकती है, मेरी भी राय हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। हाँ, अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने को बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है, तो मैं उसको ये मानूंगा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अथेंटिक। मरियम नवाज साहबा के मौजूदगी में स्टेज पर वो मौजूद थी, मुस्कुराती रही, नारे लगाए गए पाक फौज के खिलाफ। वो यस कर रहा हूँ कि मैं जो आप यस कर रहा हूँ कि हर किसी का अपने अपने जर्फ की बात है। मोहतरमा उस वक्त अगर बोलती तो मेरे ख्याल में शायद उस बंदे की, जो बंदा ये बात कर रहा था, उसकी सुबकी होती, उसके खिलाफ ये बात चली जाती। इतने बदतरीन हालात पैदा कर दिए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके लिए, आपके सामने है क्या किया मियां नवाज शरीफ के साथ, क्या किया उनकी फैमिली के साथ, किया शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के साथ क्या किया, किस तरह गया। क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके पास वर्कर नहीं थे, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का स्ट्रीट पार नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में बसने वालों का सुकून बहुत जरूरी था। तो इसलिए जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूशन पे जाके हमने पथराव तो नहीं किया, किसी को आग तो नहीं लगा दी आपने। अब ये जो चीजें, ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये ग्रूमिंग हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को इन चीजों पे आमादा किया गया। आप भी बात से सुनते थे ना, TLP जो है वो दहशतगर्द तंजीम, उसके जो अरकान है वो इनकी जमात में है और वो सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सही, ये बातें तो बड़ी अजीब सी लगती है। शेख रुहैल असगर साहब, दो क्वेश्चंस क्विकली, फिर मुझे अंदाजा है कि मेरा आपसे ये तय हुआ था कि आप पहले सेगमेंट में होंगे मेरे साथ, तो फिर मैं अपने दीगर गेस्ट की तरफ जाऊंगा। मुझे दो सवालों के जवाब जरा क्विकली दे दें। आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ आपकी सरकार का भी, जो आपकी जमात की सरकार है, उसका भी इसमें हाथ है? कुछ 125-150 पर्चा जो है वो जब कर लिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ट्रैफिक में रुकावट आने पर भी अगर पर्चा हो जाए किसी सियासी जमात के लीडर पर, या दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए, तो फिर मैं कुछ गुजारिश करूं, मैं भी गुजारिश करूं, ये सवाल का जवाब दे दूं ना। मैं इस सवाल का जवाब दूं, क्या आप ये समझते हैं कि किसी ऐसे शख्स के हाथ में आप पाकिस्तान की तकदीर पकड़ा देंगे? आप पाकिस्तान को उस शख्स के हाथ में पकड़ा दें जो एक अना परवर है, जो मगरूर आदमी है, जो तकब्बर से भरा हुआ है,
जिसकी सोच सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, इसको नहीं कर सकते आप। अब ये नहीं कर सकते आप, ऐसा कतई नहीं करेंगे। और जहां जहां जो गलत होगा कानून के खिलाफ छह सात बड़े सीरियस केसेस हो सकते हैं, 6-7 बड़े सीरियस केसेस हो सकते हैं, जवाब तलबी हो सकती है इमरान खान से। नोबडी इज अबव द लॉ। मेरा क्वेश्चन यह है कि जब दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 780A का पर्चा दे दिया जाएगा तो जो कानूनी हालात को देखें आप जी, उस हालात को देखें कि वो क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसकी रिपरकशन क्या हो सकती थी, उसका क्यों किया गया। वह 144 लगी है तो आपने उसके करने के बाद उसके आपने जो एक्ट किया वो क्या, वो 16 MPU का वो आपका टेररिस्ट एक्ट में आती है कि नहीं आती है, जो आपने किया। दफा 44 की जो खिलाफवर्जी है उसका पर्चा अलग है, जो आपने वहां पे जो बॉन्ग मचाया उसकी दफा तो अलग लगेगी। नहीं, खान साहब तो मौजूद नहीं थे ना, मौके पर मौजूद। खुदा के बंदे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ था, वो हर जगह मौजूद होता है और उसने इंसिकेट किया लोगों को। मैं अगर अपने दफ्तर में बैठ के टेलीफोन पे लोगों को ये उकसाऊं तो दफा तो मेरे पे भी लगेगी। फाइनली मुझे ये बता दीजिए कि अलकादर ट्रस्ट केस, इसमें तो बहुत सवालात मौजूद हैं। जाहिर है कि ये एक बड़ा सवाल मौजूद है कि कैसे ये पैसे जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो आ जाता है, वो फिर एक प्रॉपर्टी टाइकून जिसको आप कहते हैं मलिक रियाज साहब, वो दरमियान में शामिल हैं। तो केस के तकाजे ये नहीं, आप मलिक रियाज साहब को कब गिरफ्तार करेंगे इसमें? मैं आपको गुजारिश करूं, मैं आपसे थोड़ी सी इससे पीछे आप देखिए कि मलिक रियाज के ये जो चीज है मुझे नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपसे बयान कर देता हूँ। जुर्माना होता है इंग्लैंड में, उस रकम को पाकिस्तान की एसेट समझ के उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या पाकिस्तान में। बिल्कुल, पाकिस्तान वाले जो गवर्नमेंट है उस वक्त की देन गवर्नमेंट, वो उठा के वो पैसा दे देती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट उठा के वो पैसा किसी और मद में वो वापस कर देती है मलिक रियाज को। सही नहीं, उनके वो पे कर देती है। अब जरा सुन लीजिए ना, हम उनको पे ऑफ कर देती है। अब उसमें ये हुआ कि उसी दौरान इसका एक जो वेट करवाया गया, वो शहजाद अकबर ने एक कैबिनेट की मीटिंग में वो वेट करवाया गया, उससे वहां से कैबिनेट से अप्रूवल ली गई। और इसका मतलब है कि ये चंद लोग जो हैं, जो उस वक्त का चीफ जस्टिस था, उसका नाम है से खोसा था और आजम सईद खोसा था, और उसके बाद आपका ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही इज आंसरेबल, या शहजाद अकबर आंसरेबल। तो जिनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी वो आप देखें ना, वो उसके ट्रस्टीज की एक लिस्ट बनी हुई है। नहीं, यानी कि मलिक रियाज साहब वो जो 458 कनाल जमीन अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी, और उसी के ऊपर बुनियादी तौर पे ये सवाल है कि ये फायदा उठाया खान साहब ने और उनकी अहलिया ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसमें रियाज का मैं उसका वकील नहीं हूँ। ये तो जब वो गिरफ्तार होंगे, मैं तो कहता हूँ जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो भी साथ में आएगा। सही, मलिक रियाज साहब की भी गिरफ्तारी की तवक्को की जा सकती है। अगर देखे ना, अगर उसका कोई इसमें कॉन्ग्निनेंस है, उसका कोई इसमें कोई शमूलियत है तो लाजिम है तो वो भी गिरफ्त में आएगा, कानून की गिरफ्त में आएगा। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस वक्त एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जो है सेनेटर बहराम तंगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे इस सूरत हाल के जो मुख्तलिफ पहलू पर जो इस्लामाबाद में होता रहा, पेशावर में होता रहा, इसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर बहराम तंगी साहब से अब हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि खान साहब की गिरफ्तारी पर आप इसी किस्म का रद्द-ए-अमल की तवक्को कर रहे थे, खासतौर पर अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नकवी साहब, मैं इमरान की गिरफ्तारी पे और मैं उनकी वर्कर्स की तशद्दुद वाक़यात पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया इमरान और उनकी वर्कर्स ने। 25 जुलाई 2018 के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसी वक्त भी उसने अपना रोल कंस्ट्रक्टिव प्ले नहीं किया था, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो विदाउट द अपोजिशन लीडर, विदाउट द अपोजिशन जमात वो अपनी हुकूमत को चला सके या दुनिया को मैसेज दे दे कि मेरे पीछे पूरा पार्लियामान है। और हमने बारहा कहा कि आप
जब भी किसी मुल्क जाते हैं विजिट के लिए तो आप जरूर पार्लियामान आके आप तकरीर कर ले, उनको मैसेज दे दे कि पार्लियामान मेरे साथ है, न कि पीटीआई एमिनेंस। लेकिन वो उस वक्त भी उसने नहीं किया। और जब से उसको जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म हाउस से निकाला, उसी दिन से लेके आज तक, जो आज आई थिंक 10 मई है 2023, आज तक उसकी सियासत को देख लें। हम जो कुछ कहते थे कि यू आर कठपुतली, यू आर सिलेक्टेड, वो हमारे बातों को बुरा मानते थे, हमारे साथ लड़ाई करते थे। लेकिन जब वो चले गए तो उसने सब कुछ कहा जो हम कहते थे। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली स्पीच में कहा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर बट नो डाउट यू आर द सिलेक्टेड। लेकिन उसने फिर कहा, और दोनों तरफ ऐसे, ये बात आप तो नहीं, अब बाद से कुछ अरसे के बाद कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था और ये फैसले जो हैं देखिए ये हमने नहीं किए, ये कहीं और से मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था और आज 44 साल है मेरे पॉलिटिकल कैरियर का, और 38 साल के बाद मैं सीनेटर बना हूं। लेकिन मेरे नजरियात इमोशनल नहीं है अटैचमेंट पीपल्स पार्टी के साथ, मेरी अटैचमेंट है नजरियात के तौर पे। मेरे नजरियात इसलिए है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाई बर्थ वर्कर हूं, तो मैंने जो बात करनी है वो मैंने अपनी मैनिफेस्टो, अपनी मंशूर के मुताबिक करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के नजरियात जो हैं वो जितने अरसे से आप उनके साथ हैं उसमें 3 मरतबा तब्दील हो चुके हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेरे नजरियात वो है जो आज से 55 साल पहले जो लोग थे अभी भी उनके साथ साथ है मेरी तरह। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं आता हूं आपके इमरान की आज के वाकयात की। अगर इमरान को गिरफ्तार किया तो क्या इससे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स को, जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, ये सेनेटर सैफ रहमान ने, गुलाम इसाक खान ने और मियां शाह नवाज शरीफ ने उस पर केसेस बना के जेल में बंद किया, उनके साथ ही और फिर इन तीनों ने उसके पांव में बैठकर माफिया मांगी। लेकिन 20 साल के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने बाइज्जत बरी किया और उसने फेस किया अदालतों को। अगर वो कहते कि मैं बेगुनाह हूं तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन वाले के साथ तावन नहीं करेंगे? क्या आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे? क्या आप पेश नहीं होंगे? आप अदालतों की बात करते हैं, आप आईन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो आप तो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर आप कह रहे कि बाजवा, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हैं और रहे हैं, तो आपने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहते कि मैं पॉपुलर लीडर हूं, तो पॉपुलर लीडर ने पॉलिटिकली, मॉरली एंड प्रोफेशनली सब कुछ लूज किया है। हाँ सर, लूज महंगाई की वजह से तो आप ऑल द टाइम, देखिए मेरी बात सुनिए, लूज पाकिस्तान नहीं कर रहे। आपकी जमातों का फोकस जो है वो इमरान खान पर है, आप इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब का फोकस जो है वो आपकी जमातों पर, आपकी हुकूमत पर है। तो ये जो अवाम है दरमियान में, इसके ऊपर तो कोई फोकस है ही नहीं। हुकूमत के और स्टेट का फोकस जो है वो पाकिस्तान की सालिमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की डिग्निटी पे है, न कि इमरान पे। जो भारत ने 75 साल में नहीं किया, आज इमरान ने उस टारगेट को पूरा किया। इंडिया ने अरबों रुपए खर्च करते हैं पाकिस्तान की आईएसआई फौज को बदनाम करने और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। आज फ्लेक्सिस पूरी दुनिया में लगे हैं पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी और प्रोपेगेंडा लेकर है। कौन कर रहे हैं? इमरान कर रहे हैं। काबिल मुजम्मत। लेकिन ये मुझे बताएं कि आज जो खुशियां मना रहे हैं इंडिया में, किस चीज पे? और उस दिन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे पर, सुने मुझे एक मिनट दे दें, तो उस दिन जब उस दिन भारत में जाकर इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया को बताया, उस वक्त जितने गम और गुस्से का इजहार इंडिया कर रहे थे, यहां पीटीआई वाले कर रहे थे। सर इंडिया ने खुशियां जो हैं वो डॉन लीग्स पे भी मनाई थी। इंडिया ने खुशियां जो हैं वो मियां नवाज शरीफ ने जिस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लेकर गुजरांवाला में तकरीर की, तब भी क्या आज इमरान ने बाजवा क्या आज बजाने का बयान दिया था? मैं आपको बता रहा हूं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट का जवाब ईंट से देने का तो एक उसूल मौक़िफ़ हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि नकवी साहब, ये मुझे बताएं कि आज बाजवा के बारे में इमरान क्या कह रहे हैं। लेकिन पाक फौज की मैं बात कर रहा हूं, मैं पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाक फौज की बात करूं, मैं आईएसआई की बात करूं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में पीटीआई बदनाम करने जा रहे, जिस पर अरबों डॉलर वो खर्च करते हैं मोदी। सही। तो क्या मोदी और इमरान का नजरिया एक है? क्या मोदी का नजरिया आरएसएस का है तो आज वो आरएसएस का नजरिया यहां भी मुसल्लत करने जा रहे हैं? हम समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम है,
हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालिमियत बका है तो हम सब है, लेकिन क्या हम यहां तक नीचे गिर गए हैं कि आज पाक फौज और पाक फौज के शुहदा को गाली हम देते हैं, हम उनके घरों पे हमले करते हैं, हम उनको घरों को जलाते हैं? आज तक इंडिया ने नहीं किया। जो आज पीटीआई ने कोर कमांडर जना हाउस को जला के राख कर दिया, आज रेडियो पाकिस्तान को राख करके जला के राख कर दिया। खालिद जमील साहब से जरा सुन लें कि वो आज इस्लामाबाद में देखें वो जो फर्द जुर्म आयद हुई है तोशाखाना केस में। खालिद जमील साहब बताएं जरा आज, और जरा एक हमें रिकैप दें, रावलपिंडी इस्लामाबाद लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कैसा रहा, अदालत में जो कार्रवाई है, पुलिस लाइन को दर्जा दिया गया अदालत का, वहां पर क्या कुछ होता रहा? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंगली तमाम पाकिस्तान की डेमोक्रेट पार्टीज हैं इस वक्त जो हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन जब ये अदालत को मुंतकिल किया जाता है, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें 2 ऐसे कवानीन और हुक्मनामे हैं जिनका सहारा लिया गया जो दिसंबर 1980 के हैं। अब ये जनरल ज़ियाउल्लाह का दौर था, मार्शल लॉ का दौर था। आपको पॉलिटिकल ऑर्डर 1980 का जो मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ जिसके तहत ये किया गया, और ये आईसीटी एडमिन ऑर्डर पीओ ऑर्डर नंबर 18 ऑफ 1980 सेक्शन 2 ज़ियाउल्लाह, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन नोटिफिकेशन नंबर F17 280 31/12/1980 ज़ियाउल्लाह। अगर हम इस वक्त क्या हमारा आईन पाकिस्तान मुअत्तल हो चुका है, कानून मुअत्तल हो चुके हैं कि हमें ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ दौर के नोटिफिकेशन और हुक्म लगता होगा खान साहब अदालत की तरफ गए तो जुलूस बन जाएगा। नंबर वन। नंबर 2, क्या हमारी पुलिस, क्या हमारी जो अदालत के अंदर अमला है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिनका ड्यूटी ये है कि उन्होंने मुल्ज़िमों को अरेस्ट करना है, अगर वो तावन नहीं करते, वो हाथ पे हाथ रखे, उनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है, और आप रेंजर्स को अदालत के अंदर दाखिल करते हैं, वो दरवाजे शीशे तोड़ के वकीलों को मार के उठाते हैं। ये अदालत एक तरफ वो कह रही है कि ये इन्होंने जुर्म किया है, इनको तौहीन अदालत का नोटिस दें, इन्होंने अदालत की तौहीन की है, इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये कानूनी कार्रवाई थी, इसलिए जो है कि सब कुछ जुआ ठीक हुआ। देखे, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। हर इदारे के खालिद साहब को ऐसी इत्तला है आपके पास कि मलिक रियाज साहब को भी कोई नोटिस भेजा गया हो? जाहिर है कि मलिक रियाज साहब जो है वो वन ऑफ द कैरेक्टर्स, शहजाद अकबर को वापस लाने के लिए कोई कोशिश की गई हो? उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने फैसला दिया था उनकी तरफ नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे 30 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर। मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, सहाफत का भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा कोई ये दौर भी हो, चाहे वो ज़िया साहब का हो, उसके बाद मियाँ साहब, बीबी आई, फिर मुशर्रफ साहब आए, फिर पीयूष पार्टी आई, फिर मियाँ साहब आए, फिर इमरान खान साहब है, ये इसके पास एक ऐसी गिदड़ सिंगी है, ये सबको अपने जो है ना कि उस हसार में जो है कि ये ले लेता है। इसको कोई आप देख लें, एक दफ़ा इसके पास केस आया, सब कुछ है, उसका भी रिजल्ट आप देख रहे हैं सामने क्या अभी इस वक्त जो हम भुगत रहे हैं, सारा केस वही है ना, उसके गिर्द घूम रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कुछ किया जा सकेगा। तो फिर तो केस आ गई। तंगी साहब, फिर आप कैसे इमरान खान साहब के खिलाफ जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो कहते हैं जो सबसे तगड़ा केस है ना वो है अलकादिर ट्रस्ट केस, तो उसमें जो बाकी लोग हैं, खाली इमरान खान साहब को तो नहीं आप उसमें, अगर आपने सजा देनी और तगड़ा केस है? देखिए, सजा देने वाले हम तो नहीं है, अरेस्ट करने वाले हम कहां हैं भाई? देखिए, ये खुदा का खौफ करे, ना अरेस्ट करने वाले हम हैं, ना सजा देने वाले हम। तो आप पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद है और पाकिस्तान में अदालतें के आजाद हैं। अगर सपोज अदालतें या कोई मुजरिम किसी चीज में मुलविस हो, इन्वॉल्व हो, और उसको तफ्तीश के लिए वो बुलाते हैं, नोटिस करते, तो फिर उनको चाहिए कि उनके साथ तावन करे, मदद करे। अगर वो नहीं जाते तो फिर उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे भाई ने कहा कि वहां पे उसको अदालत से गिरफ्तार किया रेंजर्स ने। देखिए, क्या उनको अरेस्ट करने के लिए जमानत पार्क नहीं गई थी पुलिस? वहां पे खवातीन को और बच्चों को सामने डाल बना के अगर वो वहां अरेस्ट करते तो हजारों की जल्टी हो जाती। इसी तरह अगर किसी इंटरचेंज पे उसको गिरफ्तार करते तो इसी तरह वर्कर फिर गरीब लोग मर जाते। आज जो पेशावर में लाशें गिर रही हैं, किनकी गिर रही हैं? गरीबों की गिर रही हैं। अमलाक किसके जल रहे हैं? पाकिस्तान की स्टेट के अमलाक जल रहे हैं। आज रेडियो पाकिस्तान को देख ले आप, तो मैं समझता हूं कि देखिए, यहां पे इमरान की बात नहीं, यहां पे मैं कानून की बात करता हूं और फेस करना पड़ेगा। अगर मेरी लीडर को मैं अपनी बात खत्म करूं, नहीं, आप अपने फ्लोर पे बात करें प्लीज। अगर मेरी लीडर की बहन को ईद की रात को हॉस्पिटल से उठा के
जेल में बंद करते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ की बेटी को अपने वालिद से मिलने के बाद उसको वहां अरेस्ट करती हैं, अगर जरदारी साहब को घर से अरेस्ट करते हैं, तो ये मुझे बताएं कि इमरान कौन है? क्या इमरान कानून से बालातर है? क्या सुप्रीम है? और एक लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि मैं बड़ी पार्टी का और मैं पॉपुलर लीडर हूं? तो क्या आप कानून से बालातर होंगे अगर आप पॉपुलर लीडर हैं? आपने तो पाकिस्तान का डिग्निटी को दांव पे लगा दिया। एज ए प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क में आप कहिए, आपने पाकिस्तान को बदनाम किया। वहां पे पॉपुलैरिटी जो है वो पैमाना नहीं अपनी जगह पे उसके लिए जात है। अगर पॉपुलैरिटी है तो उसकी जात के लिए, लेकिन कानून सबके लिए एक है, हम ये कहते हैं। सही, आप एक बात कर रहे थे, देखिए कानून सबके लिए एक है। पाकिस्तान के कवानीन ये कहते हैं कि अगर एक मुल्जिम इश्तिहारी है, मुल्क से फरार हुआ है, बैरून मुल्क बैठा हुआ है और वो इंटेंशन, नीयत का इजहार करता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो उसको कहती है कि बिल्कुल आप आए, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और वो सरकारी त्यारे में बैठ कर आता है और वो अदालत में चला जाता है, उसको कोई नहीं रोकता। इस मामले के अंदर भी हमें इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है। उसको जुर्म किया है तो उसको 30 साल सजा बनती है, तो उसको 30 साल मिलनी चाहिए। उसने ऐसा जुर्म किया है कि जिसमें उम्र कैद है या सजाए मौत है, उम्र कैद सजाए मौत मिलनी चाहिए। कानून अगर कहता है तो होना चाहिए, किसी को अबव द लॉ नहीं होना चाहिए, अबव द लॉ रेंजर्स को भी नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 यह है कि एक मुल्जिम अदालत के अहाते में आया हुआ है, वो सरेंडर कर रहा है, वो बायोमेट्रिक्स की अटेंडेंस लगा चुका है, वो अदालत के अंदर जा रहा है, उस केस के अंदर बायोमेट्रिक नहीं किया था, चले वो अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी हाजिरी लगी हुई है, ठीक है। अब वो हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन अदालत के अंदर एक आया हुआ शख्स है और उसके अंदर आपका एसपी, एएसपी, सारे ऑफिसर, मुतल्लिका ऑफिसर्स मौजूद हैं वहां पर, जिनको पता ही नहीं है। वो भी परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हो क्या रहा है, तो हमें भी नहीं पता, तो हमारा काम तो हमें कहते हैं हम कर देते, आराम से कर देते। तो इसलिए देखें, हम जब अपनी, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अगर अपनी वो लिमिट क्रॉस करके दूसरी की लिमिट में जाएंगे। आज इमरान खान के मुखालफिन खुश हैं कि उसको इस तरीके से पकड़ा गया। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता ये वो दरवाजा खोला गया है कि कल बूटों वाले किसी और अदालत के अंदर दाखिल होकर जब पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, एएनपी की, जेयूआई की या किसी और की लीडरशिप को उस वक्त पकड़ेंगे जब वो अदालत के अंदर जा रहा होगा, अदालत के हाथे में होगा, और उस वक्त फिर अंदाजा होगा लोगों को कि क्या हो रहा है मुल्क के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ। हमें सियासी इख्तिलाफात से हटकर आइन और कानून को देखना चाहिए कि वो क्या साहब, अब उनसे जवाब लेने दें इसके ऊपर। मेरी ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, हमें इस बात पे कल से मैंने 3-4 टॉक शोज किए और यही सवाल के अहाते में गिरफ्तार किया, ये किया। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं बगैर किसी कैजुअलिटी के उसको गिरफ्तार किया? हम इस तरह क्यों बात नहीं करते हैं कि गलत हुआ, हम इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं कि बगैर किसी नुकसान का उसको गिरफ्तार करके सर उसको उस केस में गिरफ्तार किया जो उसकी नोटिस हो रहे थे और वो पेश नहीं हुआ। देखिए, हम टाइनी डिटेल्स पे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं तंगी साहब, पीपल्स पार्टी जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा है और गज वज के जिसे कहते हैं ना हिस्सा है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस चीज का बड़े भरपूर तरीके से, बड़े भरपूर तरीके से जनाब आप हिस्सा हैं हुकूमत का, तो हुकूमत जाहिर है आपसे मशवरा तो करती होगी। तो आप लोगों ने जो है वो खान साहब के मुस्तकबिल का क्या फैसला किया अपने तौर पे? देखिए नकीब साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी माइनस पे यकीन नहीं रखती है। उस वक्त हमने माइनस पे यकीन नहीं रखा था जब मियां साहब बाहर चले गए और बीबी ने एक तहरीक शुरू की जिसका मरकजी जनरल सेक्रेटरी उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बनाया, इकबाल जफर जगड़ा को। हमने भी प्रोटेस्ट किया कि एक मुर्दा घोड़े में जान क्यों डाल रहे, लेकिन मेरी शहीद बीबी ने कहा कि मैं किसी जमात को कमजोर नहीं देखना चाहती हूं, मजबूत जमातें मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। लेकिन क्या आज जो मुद्दे के पिच पे काम करने वाला आदमी जो मेरे इदारों को बदनाम करते हैं, जो मेरे पाकिस्तान के डिग्निटी को नुकसान कर देते हैं, जो मेरे आईएसआई के पीछे लगे हैं, तो क्या हम उनको माइनस की बात नहीं करें, लेकिन हम कहते कि अपनी इस्लाह करें? कल यही इल्जाम आप पे भी देखिए मेरे किरदार से आप, अगर मेरे किरदार से आप मुझ पे इल्जाम लगाएं ना, अगर मैंने कुछ किया है, मैंने तो उस वक्त पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया जब मेरी शहीद बीबी की लाश छिलनी पड़ी थी शहीद जनाब आसिफ जरदारी साहब के सामने। मैंने तो उसी वक्त कहा था जब मेरी बीबी को मना किया, मेरी बीबी ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रही हूं।
मैंने तो उसी वक्त बर्दाश्त की जब मेरी जुडिशियल मर्डर के जरिए मेरी शहीद बट्टू को शहीद किया, मैंने उसको भी बर्दाश्त किया और उसको कहा कि माफी मांग ले, बाहर चले जाए। उसने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में रहना है। लेकिन क्या मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जब जरदारी हाउस से गिरफ्तार किया तो उसने अपने वर्करों को कहा कि पहुंचो जरदारी हाउस, मुझे बचा दो, तो उस वक्त क्या होता? बच्चे मर जाते, वर्कर मर जाते। आप उन मजालिम का बदला ले रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान को चाहिए कि वर्करों को, खवातीन को, बच्चों को डाल न बनाए, गरीब बच्चों को न मरवाएं। आप फेस करें अदालतों को, मुकदमा लड़े और आप सुरखरू होकर निकले। जैसे मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब 20 साल के बाद बाइज्जत बरी हो चुका है। हम तो इस चीज पे यकीन रखते हैं। हम तो पेश अभी भी मतलब कि पिछले इमरान की हुकूमत में भी हमने चक्करें लगा दी, मेरे लीडर को उठाया। मेरे लीडर, देखिए कितना जुल्म है कि ईद की रात को फरियाद बीबी को हॉस्पिटल से उठा के जेल में बंद करते हैं। हमने बर्दाश्त किया है, हम तो बर्दाश्त करने वाले लोग थे। लेकिन मुकदमा तो मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे दुख इस बात की कि कल आप रोएंगे, आप चुपेंगे, ये तो कहा था। आप यानी कि एज अ पॉलिसी अब रुला रहे हैं खान साहब को, ये आप कह रहे हैं? इसमें दो बातें मैं एक बड़ी ब्रीफ करना चाह रहा हूं। देखें, मुझे तमाम सियासी जमातों से बड़ी दिली हमदर्दी है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो या इससे पहले की जमातें हैं। एक मुझे गिला इन पार्टियों से यह है कि हमने मोहतरमा फातिमा जना को भी उन लोगों ने गद्दार कहा जो आज मोदी का यार इमरान को कह रहे हैं। कल उन्होंने नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा था, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो को, बेनजीर को भी ऐसी अलकाब किए थे। बदकिस्मती से ये सियासतदान हर वक्त आला कार बनते हैं, किसी का इल्जाम कोई और, कहानी कोई और बनाता है, ये उसकी कहानियों को एक दूसरे के मुंह पे कालख मलते हैं। हमें इस रवैयों से निकलना होगा। पार्टी को तो ये नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियंस को एक दूसरे को देख के जब आप गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे, यही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, नवाज शरीफ साहब ने किया, फिर मिसाक जमहूरियत करना पड़ा। आज से 2 साल 1 साल बाद अगर तमाम सियासी जमातों को फिर कहीं शऊर आया, फिर एक टेबल पर बैठे, तो हम कैसे एक दूसरे को देख सकेंगे? हमें किसी और के बयानियों को लेकर खुद एक दूसरे को, हमें गद्दार, मोदी का यार, इससे निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जिसके पीछे लाखों लोग होते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान का सौदा इस तरह से नहीं करता जिस तरह से हम एक दूसरे को, हमने जनाब तंगी साहब सीखना चाहिए, हमें माजी की गलतियों से आगे बढ़ना चाहिए, हमें बार बार वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हम फिर एक दूसरे से शर्मिंदा होते हैं। ये सियासतदानों को मेरा ख्याल सीखना चाहिए। नकीब साहब, आपकी बहुत अच्छी बात है कि मैं गिला करता हूं सियासतदानों से कि गद्दारी का लेबल लगाते, लेकिन मैं चाहे बेरहमन तंगी क्यों ना हो, आज अगर मैं अपने उन इदारों को ही, जो आज आप भी सोते हैं घर में और मैं भी सोता हूं, उन लोगों की वजह से जो कि वो अपने जवानों की लाशें देते हैं और वो जवान की लाशें अपनी बहनों की, अपनी भाइयों की, अपनी वालिदैन के सामने रखकर मेरे मुल्क की हिफाजत करते हैं। सर यही तो मजे की बात है ना, अगर 2021 में ये आर्गुमेंट्स आपने दिए होते ना, मैंने दिए हैं ये आर्गुमेंट्स 2021 में तहरीक इंसाफ देती थी। मेरा स्टेटमेंट और मेरे टॉक शो जो कि हजारों की तादाद में एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने किए निकाल दे। मैं अपने क्या मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इंडिया में ये सवाल नहीं किया कि आर्मी, तो उसने कहा कि माई आर्मी। देखिए फौज हमारे हैं, हम सबकी फौज हम सबकी है, फौज पाकिस्तान की है। ऐसा हमने नहीं कहा कि फौज मेरे नजरिए के साथ खड़ी है, फौज किसी के नजरिए के साथ खड़ी नहीं होती है। फौज हमेशा अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत, वक़ार और सालिमियत के लिए खड़ी होती है। लेकिन आज अगर पूरी दुनिया में आपकी फौज के खिलाफ फ्लेक्सेस लगे हैं, वहां फ्लेक्सेस लगा के उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, यहां इमरान खड़े होकर सिटिंग जनरल्स के नाम लेकर उन पर कत्ल के दावे करते हैं। आज अगर आईएसआई को गाली देते हैं, आज अगर अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को गाली पड़ती है, मुझे बताएं कि उस बंदे को मैं क्या कहूं? मैं गद्दारी पाकिस्तान को हूं या मैं लाइव पाकिस्तान को हूं? देखिए हमने सोचना चाहिए सर, हमने सोचना चाहिए। मैं किसी को मुझे ब्रेक मैंने तो कहा ना कि हम माइनस पे यकीन नहीं रखते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है। मैं आपकी बहुत सारी बातों के ऊपर जो है ना वो मान भी सकता हूं, एग्री भी कर सकता हूं, आपकी दलील में वजन भी हो सकता है।
लेकिन जब आप इंडिया की बात करेंगे ना, इमरान खान साहब को आप ये नहीं कह सकते कि तो क्या इंडिया, क्या मोदी के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, क्या मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इमरान ने ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी? क्या उसने ये नहीं करता? पर बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले जरा पेशावर चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से मनाजिर हम गुज़श्ता 48 घंटों से देख रहे हैं, वो भी बहुत परेशान कुन है। और पेशावर से कुछ लोगों के जहां बहक होने की इतला, जख्मी होने की इतला, कुछ मनाजिर तो हम देख चुके। रेडियो पाकिस्तान की इमारत APP जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है, तो जरा देख लेते हैं सेंस इस वक्त चल क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। फरीदुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा जरा क्या खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर और पेशावर में खुसूसी तौर पर? पेशावर में ये है कि अब तक जो फिगर्स हैं, 4 लोग जान बहक हुए हैं और तकरीबन 48 जो है वो इस वक्त सिर्फ एक हॉस्पिटल में है, लीडिंग हॉस्पिटल में, जो जेर इलाज है। इसके बाद ऐसे हैं कि वो मामूली जख्मी है, बात को गोलियां लगी है। लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने अभी कहा, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, आग, वो उसको APC के दफ्तर को जलाना और फिर ट्रैफिक पुलिस, ये इस एरिया में, ये जो इलाका है, एक तरफ पे बलाहिसार है, दूसरी तरफ पे रेडियो पाकिस्तान है, साथ में ट्रैफिक हेडक्वार्टर है। ये 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारे सेंसिटिव बिल्डिंग है, साथ में असेंबली बिल्डिंग है। तो सूरत हाल इस तरह है कि कुछ ही लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं, और पुलिस को उनको काबू करने में बुरी तरह नाकामी का ये एक्सचेंज ऑफ फायर है फरीदुल्लाह साहब, एक्सचेंज ऑफ फायर है, दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है, कोई तस्दीक हुई ये एग्जैक्टली कौन? क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा तो एक्ट नहीं है, हमने तो नहीं कहा। नहीं, ये जो कारकुन है नकवी साहब, इन्होंने जो GT रोड पे असलहे की दुकान है, उस दुकान में ये गए हैं, शीशे तोड़े थे और वहां से असला निकाला है, और बाकायदा उसकी फुटेज वगैरह ऑलरेडी आप देख चुके हैं। वही असला निकाल के और बिल्कुल एन जो बलाहिसार के सामने, जिना पार्क के सामने इन्होंने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की है। तो फायरिंग का सिलसिला इसी तरह है, और पुलिस का या जो सिक्योरिटी इदारे, उनका ये ख्याल था कि ये फायरिंग बराह रास्त उन पे की गई है, उसके नतीजे में इसी तरह ये क्रॉस फायरिंग हुई है। लेकिन खतरनाक सूरत हाल ये है कि ये 4 अतराफ से मुख्तलिफ टोलियों में यही लोग हैं जो कभी एक तरफ से, अगर पुलिस उस तरफ जाती है तो दूसरी जानिब से दूसरा ग्रुप आ जाता है। आप देखें कि जो बादशाह खान चौक में जो वो जानवरों का वो एक बाड़ा है, वहां जाके जो आग लगाई थी और वहां पे जो जानवर जलाए गए हैं, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की कि ट्रैफिक हेडक्वार्टर पे जो हमला करना था तो वो उसको रोक दिया। लेकिन कल बदकिस्मत ये है, कल जो मॉन्यूमेंट पे जो वहां पे यादगार, वेरी बहुत बदकिस्मती की बात है ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं। यादगार को तो इन्होंने जलाया, लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी इक़दाम थे, इनको ये खदशा था कि हमला हो सकता है। फिर भी जो रेडियो पाकिस्तान, फरीदुल्लाह साहब साथ ही रहिएगा। तंगी साहब मुझे ये बताएं, हम खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री से जिस हद तक वाकिफ हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो खुदा करके हम मिलिटेंसी जो है उसके खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, खुदा करके आप शिद्दत पसंदी जो है उसको कम कर रहे हैं। आप ये बताइए, सिर्फ एक इलेक्शन के लिए एक जमात को साइड लाइन करने के लिए इस हद पर चले जाएंगे कि वो जो साल हर साल की मेहनत है उसको इस तरीके से ज़ाया कर दिया जाएगा? इसमें सियासी जमातें, आपकी जमात का तो मौक़िफ़ था, आपके तो लीडर ने ये कहा कि जनाब मुज़ाकरात करें, और इलेक्शन जो है वो अब तो अक्टूबर के ऊपर सवालिया निशान लग गया, जिस पे आपका तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अक्टूबर से आगे नहीं जाने देंगे। नकीब साहब, इसका इस इमरान की गिरफ्तारी से इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? नहीं, क्या अगर इलेक्शन के अलावा ये जो सूरत हाल यहाँ पर आई है ना, ये इलेक्शन होने की सूरत में ना, मैं एग्री नहीं करता हूँ, इसलिए कि क्या अगर इलेक्शन के अनाउंसमेंट होता तो फिर बेशक इमरान ने अरबों रुपए की चोरी की, उसको गिरफ्तार न करें, या इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो उसको गिरफ्तार करे। मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है।
ये तो कानून है। देखिए खान साहब इक़्तिदार से 60 अरब रुपए की चोरी का, खान साहब इक़्तिदार से रुखसत होते हैं 9 अप्रैल 2022 को, उनको गिरफ्तार किया जाता है 2 रोज पहले। तो सवाल जाहिर है एक रोज पहले सवाल ये बनता है कि ये जो टाइम लैप्स किया है एंड उस वक्त उनको गिरफ्तार किया जाता है जब वो जलसों का आगाज कर रहे हैं मुरीदके से और अटक तक उन्होंने जलसों का ऐलान किया। इसलिए नकवी साहब कि हम वो गिरफ्तार नहीं करते जो कि उस इमरान ने किए थे, और इमरान ने गिरफ्तार करके गिरफ्तारी से 2 दिन पहले नहीं 2 दिन पहले उनको वो जरा कहते प्लाना गिरफ्तार होगा, प्लाना गिरफ्तार होगा, प्लाना गिरफ्तार होगा, और वो मिठाइयां तकसीम करती थी, और उसके इमरान वो नेब के चेयरमैन को उंगली दिखा के डायरेक्टिव्स देते थे। हमने वो नहीं किया। हो सकते है कि 1 साल पहले उनको गिरफ्तार, मेरी अगर राय ले है तो मैं 1 साल पहले इसको गिरफ्तार करना चाहिए था ताकि इसको सबक सिखा लेते। लेकिन अगर उसको आज गिरफ्तार किए तो इसकी तमाम वो चीजें, तमाम वो सबूत इकट्ठा करने के बाद उसने काम किया और उसने गिरफ्तार किया। इससे इलेक्शन का क्या काम है? लेकिन मुझे वक्फे जाने से पहले मेरे साथ आपने कमिटमेंट की थी कि ये सवाल बिल्कुल आप दें जवाब जनाब। इमरान खान साहब, नकवी साहब, मैं मोदी की गेम कैसे कर रहे हैं ये मुझे समझा। नकवी साहब, जब दूसरी मर्तबा मोदी का इलेक्शन हो रहा था तो रिकॉर्ड पे है इमरान की कि वो कह रहा था कि मोदी को चाहिए और मेरी ख्वाहिश है कि मोदी दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने, और मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप में कश्मीर का जो इशू है वो रिजॉल्व करने में आसानी होगी। और जब वो जीत गया तो इस इमरान ने उसकी उस सरमनी में जाने की कोशिश की, दरख्वास्त की, जो कि उसने रद्दी टोकरी में डाल दी, उसको नहीं बुलाया। अभी ये मुझे बताएं कि 35A के डिस्प्यूटेड स्टेटस को खत्म किसकी हुकूमत में की? जब उसने RSS को नजरिया उसको मालूम नहीं था उस वक्त जब उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी? क्या इमरान को यह पता नहीं था कि RSS का नजरिया, जिसने कश्मीर के बहन भाइयों पे, जवानों पे, बहनों पे, वालिदैन पे ड्रिल की मशीन से सुराख किए थे, तो फिर दूसरी मर्तबा उसने कौन से सोच से उनको वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी? देखिए सर, मैं फिर उसके बाद RSS का नजरिया सामने आ गया। 18 साल फॉरेन ऑफिस को कवर करते हुए हो गए। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी एक कंसेंसस इत्तफाक मौजूद रहा है। वो इत्तफाक ये होता था कि जो भी सरकार इंडिया में बड़ी पॉपुलर होगी वही सख्त फैसले कर सकती है, वरना वहां पर एहतजाज शुरू हो जाएंगे। तो खान साहब का जो ये मौक़िफ़ था ना, ये मौक़िफ़ था उस बुनियाद पर जो हमारे इदारों के अंदर बाकायदा इस पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, थॉट प्रोसेस मौजूद था। जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया, देखें जिस तरीके से इंडिया ने को रिस्पॉन्ड इमरान खान साहब ने किया है, जितने सख्त तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और फिर कुछ चीजें हमें ये भी मालूम है कि बहुत सारी और चीजें जो हो जानी थी उसकी राह में रुकावट भी खान साहब बने हुए थे। खान साहब की पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनकी दाखिली पॉलिसी में, उनकी अब की पॉलिसी में बहुत सारे सुकुम हो सकते हैं, लेकिन ये जो इंडिया वाली बात है ना, ये ना आपके मुतालिक, ना आपकी जमात के मुतालिक होनी चाहिए, किसको उठ दिया, ना आपके इंडिया के हक में उठ दिया, ना आपके मुतालिक। सर ये तो जीवन के वोट्स आप बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, इमरान को चाहिए तरीके से प्रोटेस्ट कर लेते, हर दौर में होते हैं, इमरान को चाहिए था प्रोटेस्ट कर लेते, इंडिया के हक में वोट तो इमरान ही नहीं डाला था। इस पर अलग से डिबेट कर लेंगे। आज मौका जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम गुफ्तगू जो है वो खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड कर रहे हैं। फरीदुल्लाह साहब, मुझे जरा क्विकली बता दीजिए कि अब तो जाहिर है कि फौज जो है उसको तलब कर लिया गया है, तो अब सूरत हाल आपको लग रहा है कि काबू आ गई है, और या फिर अभी भी आपको लगता है कि हालात कंट्रोल में नहीं है? नकवी साहब, मुझे सिर्फ एक बात कि आज 12-13 जमातें हैं जो इकट्ठी हुई हैं, होना तो ये चाहिए कि इसमें सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं जिनका बहुत ज्यादा तजुर्बा है और एक अरसे तक ये इक़्तिदार में रहे। होना तो ये चाहिए कि इन लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ देते, और सबसे बढ़कर जो पुख्तनख्वा की सूरत हाल जिससे ये सूबा गुजरा है, आज जो तशद्दुद और जो चीजें हो रही है उसकी जो बुनियादी वजह है वो बेरोजगारी है। क्योंकि यहाँ पे अब भी इनके दौर में जो इत्तेहादी हुकूमत है 200 कारखाने बंद हुए हैं, पेशावर में, हरिपुर में और दीगर शहरों में 200 कारखाने बंद हुए। कितने लोग बेरोजगार हुए? जो डॉलरों की बारिश का दावा करते रहे, आज डॉलर कहाँ पहुंच गया? और इस हुकूमत की मैं किसी की वकालत नहीं करता, लेकिन
इनका काम क्या था? पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, बिजली की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पर जो रिजेंटमेंट है, जो ज्यादा हमें गुस्सा नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का, सर ये सवाल तो बड़ा जेन्युइन है। देखें, ये शहबाज शरीफ जितना मर्जी आके ना एतमाद में ले लें कि खान साहब को यूं गिरफ्तार किया, यूं चले, अब खान साहब को तो आपने कर दिया गिरफ्तार, अब पेट्रोल 150 पे आ जाएगा। नकवी साहब, ये जो इन्हें गिरफ्तार किया ना, मेरा मौकफ है कि इन्होंने वो जो 9 साल पख्तूनख्वा में उन्होंने हुकूमत की या जो वफाक में हुकूमत की, वो जितना कुछ गलत कर चुके हैं इस पे पानी फेर दिया और उसको एक मर्तबा फिर हीरो बना के ये जब निकलेंगे, कभी तो ये निकलेंगे ना, तो ये अवाम सर कभी तो जाएंगे, अवाम में क्या जवाब देंगे बताएं ना जरा। तंगी साहब, आप क्या जवाब देंगे अपने? फरीद साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं और हमें एहसास ही नहीं है महंगाई का। हम वो लोग नहीं, हम बरतानिया के और अमेरिका की मिसाल ही नहीं देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 9-10 सालों में कितना कर्जा था केपी का और आज कितना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पौने 4 साल 75 सालों में कितना कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, पौने 4 सालों में उसका डबल लिया। यही तो वो बातें हैं जो कि इमरान ने गन बना के आज तक वो हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हुकूमत की एक मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अवाम को रिलीफ दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। हुकूमत जितने मर्जी दावे कर ले कि अवाम जो है उसका बड़ा दर्द इनके दिल में मौजूद है। एक बात बड़ी तयशुदा है, नजर आती है कि पार्लियामेंट के जो इजलास होते हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसों से टीए लेकर हमारे पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, वफाकी वुज़रा बैठते हैं, उनकी गुफ्तगू का 95% इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता है। अगर उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से इमरान खान का लफ्ज़ निकाल दें तो पीछे बचता कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी बच जाती है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।